लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। जहां एक तरफ एनडीए धुआंधार प्रचार में लगी है, वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी ताल ठोके हुए है। उत्तर प्रदेश जो चुनावी नजरिए से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, 80 सीटें जहां हैं और पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा एमपी भेजता है, वहां पर इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 63 सीटों पर तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 63 सीटों पर सपा, 17 पर कांग्रेस, क्या समन्वय हो रहा है? क्या ग्राउंड पे सक्सेस हो उसके लिए क्या एफर्ट किए जा रहे हैं? हाँ, देखिए, हम सब लोग पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, साथ काम कर रहे हैं। जो हमारी 17 सीटें हैं उस पर हमने अपने जो भी हमारे वर्कर और सारे लोग हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। 63 सीट जो उनको समाजवादी पार्टी के पास है, उस पर भी हमारे कोऑर्डिनेटर्स और हमारे जो जिला अध्यक्ष और सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और लोकसभा के एक हमने कोऑर्डिनेटर बना रखा है और पूरी टीम है उस पर काम कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा और एक दूसरे को पूरी ताकत के साथ मदद करेंगे। जमीन पर सपा और कांग्रेस के वर्कर साथ आकर समन्वय से काम कर सकें, उसके लिए क्या इंश्योर किया जा रहा है? कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं जो हमने सुना है। मैंने बताया ना आपसे कि 63 जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के हमने उनको दे दिया है। और 17 जो हम जहाँ लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे उनके हमारे साथ कौन कोऑर्डिनेट करेगा समाजवादी पार्टी का, वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ज़मीनी स्तर पर भी हमारी बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है। अभी बनारस में मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे यहाँ 6-7 समाजवादी पार्टी की मीटिंग रखी हुई है, अलग अलग विधानसभा की। 6 तारीख को सेवापुरी विधानसभा है और 7 तारीख को रोहनिया है। तो लगातार उस पर कोऑर्डिनेशन हमारे लोग बैठ के कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा तालमेल है और बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। सर, बनारस से काशी बाबा की नगरी है, वहां से आप आते हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ। जहां एक तरफ विपक्ष जो है कई तरीके के चीज़ों से जूझ रहा है, वहीं आप तीसरी बार प्रधानमंत्री के खिलाफ उम्मीदवार हैं। क्या इश्यूज लेकर बनारस की जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, इश्यूज जो तमाम पूरे देश के अंदर इश्यूज हैं, महंगाई से सब लोग जूझ रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप भी जूझ रही होंगी, आप भी परिवार चलाने में दिक्कत हो रही होगी। तमाम देखिए बैठे हैं हमारे साथी, महिलाएं बैठी हैं, किसी पूछ लीजिए महंगाई का क्या हाल है। बेरोजगारी चरम पर है। आने वाला समय आप देखिएगा बहुत ही खतरनाक है। वर्तमान में आपने भी देखा होगा कि 60,000 पुलिस भर्ती के फॉर्म्स निकले, 60,000 भर्ती होगी। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का क्या आलम है। और विकास, जो बड़ी बड़ी बात ये बोलते हैं, बनारस में एक भी कल कारखाना नहीं लगा है। एक अमूल का कारखाना लगा है, वो भी 2016 में, जहाँ से मैं विधायक हुआ करता था पिंडरा से, वहाँ पर एग्रो पार्क है। वहाँ पर इन एक स्थान पर ये हमने ज़मीन 16 में रजिस्ट्री कराई थी बनासकांठा सोसाइटी के नाम से। वो पहले से था वहाँ पर। अभी मोदी जी उसका अपने पक्ष में कह रहे हैं कि मैंने ये फैक्ट्री लगवाई, जो कि फैक्ट्री की ज़मीन पहले ली गई थी, वो लिटिगेशन में थी, हाई कोर्ट में था, फिर वो मामला सॉल्व आउट हुआ। मैं समझता हूँ कि उसमें भी जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वो सभी बाहर के लोग आ रहे हैं, गुजरात के लोग आ रहे हैं। बनारस और अगल बगल जो नियुक्ति होनी चाहिए थी, जो प्रधानमंत्री का सपना दिखा के लोग लाए थे, वो भी नियुक्ति जो वहाँ के लोकल लोग हैं किसी को नहीं हुई। तो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पे है। वहीं बिटिया के साथ बीएचयू में आईटी की बिटिया के साथ वहीं पर भाजपा के लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। अब सोच सकती हैं कुछ नहीं हुआ उसमें, प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसका जवाब महिलाओं को देना होगा, नौजवानों को बेरोजगारी का देना। किसानों के ऊपर लाठी चलवाया। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए ज़मीन लेनी थी, कन्नाडाड़ी, और वहाँ पर एक मोहनसराय में गांव है, वहाँ पर इन लोगों ने ज़मीन लेने के लिए पुलिस के बल पर इतनी लाठियाँ चलवाई हैं। बैरवन, कन्नाडाड़ी बैरवन, इतनी लाठियाँ चलवाई मोहनसराय में, महिलाओं तक को नहीं छोड़ा पुलिस ने। अभी कुछ महीने की बात है। और वो ज़मीन लेने के लिए पूरी ताकत से महिलाओं को मारा गया है, किसानों को मारा गया। जबरदस्ती किसानों की ज़मीन ले रहे हैं, काशी द्वार के नाम पे ले रहे हैं, तमाम सड़क को चौड़ीकरण के नाम पे बिना मुआवजे का ज़मीन आप ले रहे हैं। तो अब वो सब किसान नाराज़ है।
महिलाओं के ऊपर लाठियां चलाई, अब बच्चों को मारा, उनके चूल्हों में पानी डाल दिया। मैं अपनी आंख से देखा था, बैरवन और कन्नाडाड़ी में मिट्टी के चूल्हे थे, पानी डाल दिया, अनाज बाहर फेंक दिए, दरवाजे तोड़ दिए। वो जनता भूलेगी? पूरी तरीके से 2024 में मोदी जी को जवाब देगी। जी सर, लेकिन एक जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, 2014 से प्रधानमंत्री वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पहले 32% वोट शेयर, फिर 63 हुआ 2019 में, अब 2024 में फिर बनारस से लड़ रहे हैं। और भाजपा एक सिंबलिज्म की तरह देखती है बनारस से प्रधानमंत्री का लड़ना। ऐसे में क्या कहीं ना कहीं एक ये चीज़ कभी दिमाग में आती है कि अपने लिए कैसी संभावनाएं हो सकती हैं? तीसरी बार लड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, 14 में लोगों को लगा कि भाई अच्छे दिन आएंगे, यही ना नारा था मोदी जी का। अच्छे दिन ऊपर से बोलते थे, जनता बोलती थी आएंगे। जनता ने देखा भाई ठीक है, चलो 5 साल अच्छे दिन तो नहीं है, अब अगला जो 5 साल आएगा उसमें अच्छे दिन मुझे मिल जाएंगे। उसमें फिर 5 साल बाद मोदी जी ने और सपना दिखा दिया, ये रोजगार, वो काम, और मैं सब बदल दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। तो अब वो भी लोग आ गए, वो 5 साल भी दिख लिया, 10 साल हो गए। तो 10 साल का जो टेन्योवर है, अब उसका जवाब 2024 में देना होगा ना मोदी जी को। 10 साल में क्या हुआ, कितने काम मिले, अच्छे दिन आए कि नहीं आए। जो गैस का सिलेंडर आप 400 में 450 में लेते थे, अभी चुनाव के दौरान 100 रुपये कम किया इन्होंने। उसके पहले क्या महंगाई नहीं दिख रही थी आपको? चुनाव में भी दिख रहा है आपको। तो ये सारी चीज़ें जनता दिख रही है। अभी आपने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम कम किए हैं, अभी किया है, 30-32 रुपये साथ किया उन्होंने अभी चुनाव के दौरान। खाने के सभी सामान महंगे हैं। दवा लोगों ने, अभी मैं बनारस में था, होली मिलन था, हमारे यहाँ बनारस में सप्तसागर मंडी है दवा की। लोगों ने, दवा के दुकानदारों ने कहा कि हमसे बोला कि अध्यक्ष जी हमारी दवाएं नहीं बिक रही हैं, जो कि दवाएं तो इंसान की नीड है, दवा खाएगा। तो लोग क्या कहा, जवाब आया कि साहब 2 समय दवा खाने वाले लोग अब 1 समय दवा खा रहे हैं, महंगाई के नाते ये हाल हो रखा है। क्या जनता वो भूलेगी क्या? सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम की जो एक पॉपुलैरिटी है, क्या उसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष में कभी ये सोच विचार आता है कि प्रधानमंत्री को हराना कितना मुश्किल भरा काम हो सकता है? किसी को भी हराना या किसी को भी जो गलत चीज़ें उन्होंने बोली, जो वादे किए, उसमें जनता का साथ लेना, मैं समझता हूँ कि जनता है, ये मालिक है। और कब दिमाग घूम जाएगा, ये मैं समझता हूँ कि इस देश में अच्छे अच्छे नेता आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक आ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं हारा हो, पर वो जनता हो सकता है वो चीज़ें फिर दोहरा दे। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ के लोग भी अड़भंगी हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें वहाँ दोहरा दी जाए। सर, आपके पास 17 सीटें हैं इस बार, 13 में घोषणा हो चुकी है आधिकारिक रूप से, 4 में घोषणा होना बाकी है। एक बड़ा दिलचस्प चीज़ कल हुई, प्रयागराज से जो एक संभावना जताई जा रही है, उज्जवल रमन सिंह जो समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के पुत्र हैं, वो आपके यहाँ ज्वाइन हुए। क्या उनका प्रयागराज से लड़ना कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट? देखिए, ऐसा है कि जो उस परिवार के हैं, उतने बड़े परिवार की विरासत उज्जवल रमन सिंह जी रेवती रमन सिंह जी के बेटे हैं जी, जिनके फादर दशकों से, मुझे लगता है कि शायद 40-45 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे, और लगातार वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं, जनता के से विधायक और सांसद चुनकर आते रहे, राज्यसभा में भी रहे, फाउंडर रहे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी के साथ में। तो जो इतने बड़े नेता के साथ काम किया, नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ, तो मुझे लगता है कि उनका परिवार आया है तो निश्चित तौर से। और लड़ने वाला आदमी जब युद्ध का मैदान जब बिगुल बसता है तो मैदान में रहता है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो भी चीज़ें, उनकी भी नाम सामने आ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि अभी आप पार्टी के साथ मिलजुल कर और अच्छा काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, ये हम लोगों की सोच है। लेकिन सर, क्या एक ये भी बात आती है कि समाजवादी पार्टी से एक नेता जो चाह रहे थे ताकि वहाँ पे उस खेमे में जो बातचीत होने लगी थी, जो थोड़ा सा एक विरोधाभास था, उसे शांत करने के लिए कांग्रेस में आए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं। आपस में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और कहीं पर विरोधाभास और कहीं पर भी ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं जिससे कोई आपसी मनमुटाव। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है वो है अमेठी रायबरेली को लेके। आपके गढ़ रहे हैं, दोनों ही गांधी परिवार से बहुत प्रेम रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़े डायनामिक्स बदले हैं अमेठी में, रायबरेली में नहीं। वहाँ से सोनिया जी लड़ती रही, जीतती रही हैं। इस बार क्या बातचीत हो गई है कंफर्म? कब तक हो जाएगा? क्या गांधी परिवार लड़ने में इच्छुक है? देखिए, ऐसा है, वो वहाँ का रिश्ता
वहाँ की जनता के, वहाँ के लोगों से रिश्ता पीढ़ियों का है। इंदिरा जी से लेकर, राजू जी से लेकर प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी तक। तो वहाँ की जनता को जो एक प्यार, मोहब्बत, एक अपनापन जो मिला है, मैं समझता हूँ कि बाकी लोग वो नहीं दे पाएंगे। जैसा आपने कहा, थोड़ा सा अमेठी में थोड़ा सा बदलाव आया। बदलाव क्यों आया? झूठ बोला। आपने देखा होगा मंच से स्मृति ईरानी जी ने कहा जनता से कि भाई कमल का बटन दबाओ, मोदी जी को जिताओ और 13 रुपये किलो चीनी ले लो। अब 13 रुपये किलो चीनी अमेठी की जनता को मिला। आप पूछ सकते हैं, आप चले जाइए, जाके इंटरव्यू ले लीजिए गाँव की जनता से। क्या अमेठी की जनता के लिए स्पेशल चीनी बनेगा? पूरे देश से अलग बनेगा क्या? झूठ बोले हैं आप। झूठ बोलकर वहाँ का माहौल ख़राब कर रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो आप वोट लेने के लिए? हम लोग भी लगातार 5-5 बार MLA रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोला, कभी लोगों को बरगलाया नहीं। झूठ बोल देंगे तो फिर कैसे जाएंगे? इसलिए आज परेशान है स्मृति ईरानी। घर बना लिया, गृह प्रवेश हो गया। ये राजनीतिक गृह प्रवेश है। 5वें साल में गृह प्रवेश हो रहा है। 4 साल कहाँ थी आप? क्या मकान नहीं बन जाता आपका? ये जनता को भ्रमित कितने दिन आप लोग करोगे? वो सब चीज़ें उतर चुकी हैं। वहाँ की जनता गांधी परिवार को चाहती है कि ये लोग जो काम किया, विकास किया, बच्चों को नौकरियाँ दी, लोगों के सुख दुख में खड़े रहे, उनको वो चुनना चाहती है, उनको अपना नेता मानना चाहती है। लेकिन क्या गांधी परिवार रेडी है? क्या प्रियंका जी से कोई बात हुई है रायबरेली के लिए? अमेठी में राहुल जी का क्या संभावना है? वो उनको तय करना है। हमारा जो अपना कर्तव्य था, प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने सर्वसम्मति से नाम प्रस्ताव करके भेज दिया है। अब ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का है और गांधी परिवार का। प्रियंका जी से कोई बात हुई है? प्रियंका जी से बात हमेशा होती रहती है। इस बारे में बात हुई है? अब हमेशा बात होती रहती है। सब बात आपको क्यों हम बता दें? आपने कहा है कि आप आइए, लड़िए यहाँ से। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं कि पूरी प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने प्रस्ताव करके भेज दिया। राहुल जी का आज नामांकन है वायनाड में, उसके इर्द गिर्द ये सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या अमेठी को इंतज़ार है? क्या अमेठी में भी उनके आने की पॉसिबिलिटी? देखिए, मैंने कहा ना कि गांधी परिवार का अमेठी रायबरेली से दशकों पुराना रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। मतलब जो राजू जी से जो पुराने लोग दादा थे, उनके लड़के पोते हो गए, वो 3-3, 4-4 पीढ़ी का रिश्ता है। वो कैसे टूट सकता है? मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में 5 बार विधायक था, तो अब जो दादा थे उनके पोते से भी मेरा रिश्ता है। तो कहीं पर भी हम लोग आज तक सबके साथ जोड़कर लेकर चले हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा, बना रहेगा, और वो लोग मजबूती के साथ गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। जी। जैसे आपने बोला आपकी बातचीत होती रहती है, कितने समय में इस चीज़ का कोई निर्णायक कोई बात हो सकती है, निर्णय आ सकता है इस पर? अरे अभी 6वां चरण में चुनाव है रायबरेली अमेठी का। थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए, आपके सामने अच्छा निर्णय जो आप चाहती हैं वही होगा। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है सर, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक नैरेटिव चल रहा है, खास करके पूर्वांचल क्षेत्र में जहाँ से आप भी आते हैं। मुख्तार अंसारी की बांदा जेल के अंदर मौत हुई। उनके परिजनों ने कई तरीके के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनको स्लो पॉइजनिंग किया गया। आपका एक बहुत लंबी एक संघर्ष रहा, जिसके बाद आपने अपने भाई साहब की मौत के लिए उनको सज़ा तक पहुंचाने का काम किया। पिछली बार बहुत ज़्यादा भावुक भी थे जब उस केस में एक वर्डिक्ट आया कोर्ट का। अब जो है कहीं ना कहीं क्या उस चीज़ को भुलाने का प्रयास हो रहा है? आपका एक वक्तव्य कोई ज़्यादा बहुत आया नहीं उस पूरे मसले के ऊपर, मुख्तार की डेथ के ऊपर। नहीं, देखिए, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू संस्कृति में किसी के मरने पर कोई भी बात अनुचित नहीं बोली जाती है या जश्न नहीं मनाया जाता है। तो निश्चित तौर से जो चला गया उसके साथ सारी चीज़ें चली गई, उसके साथ जो चीज़ें थी उसके साथ चली गई। उसमें मेरा कुछ भी नहीं कहना। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, जो जेल में जिस अत्याचार अन्याय की बात उनका परिवार कह रहा है, जांच की बात कह रहा है, निश्चित जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो, क्या सत्यता है। जो परिवार कोई भी आरोप लगाए, आप आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप लगाए, तो उस आरोप की जांच होनी चाहिए। चीज़ें साफ चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसको बहुत, मैं समझता हूँ कि उसको अगर आप घुमाएंगे, उसको आप टहलाएंगे, तो मुझे और भी उसमें कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है। तो जांच हो, चीज़ें सामने आए। और मैं एक मेरे भाई के लिए मुझे लड़ना था, मैं संघर्ष करना था, मैंने किया। पर किसी के जाने पे, किसी के मरने पर, ये हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में संस्कृति है, हम किसी पे जश्न नहीं मनाते और किसी पे भी हम कोई कटाक्ष नहीं करते।
एक सर अंग्रेजी में कहावत है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, क्या उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि अब जो चीज़ हो गई उसको एक पीछे के दौर में धकेल दिया जाए, अब ना सोचा जाए उसको? नहीं, जो एक मेरा कर्तव्य था जी, जो मेरा धर्म था, भाई का जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, वो मैंने निभाया, उसमें मैं खड़ा रहा, पूरी ताकत के साथ खड़ा, मैं कभी पीछे नहीं हटा। सरकार में रहूं ना रहूं, कहीं पर भी रहूं। आज बाकी जो जिनके केसेस छूट गए, जो लोग आज उसमें न्यायालय में सजा नहीं दिला पाए, अशोक सिंह हैं, जो भी हो, मैं किसी की नाम नहीं लेता, जो भी जितने भी लोग हैं, अब वो बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। जब डट के खड़ा रहना था, जब लड़ना था, तब तो लड़े नहीं, मैदान छोड़ के भाग गए। मैं तो हमेशा खड़ा रहा, कभी पीछे नहीं हटा, चाहे सत्ता में रहूं ना रहूं, अकेला भी रहूं, तभी क्योंकि मेरी एक जो सोच थी, जो भाई का धर्म होता है, एक कर्तव्य होता है कि मैं अपने खून के साथ खड़ा रहूंगा, तो मैं खड़ा था और उस पर अडिग था। पर हाँ, ये जरूर है कि जो आज दुनिया से चला गया, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं है। आपके नेतागण भी गए, समाजवादी पार्टी के भी गए, ओवैसी साहब भी गए वहाँ पे, सभी ने एक उच्च स्तरीय जांच का डिमांड। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि जांच करानी चाहिए, क्या सत्यता सामने आवे। देश जानना चाहता है, समाज जानना चाहता है। आज मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो उस जेल में बंदी हैं, वो डर के मारे बेचारे टमाटर पे नमक लगा के रोटी के साथ खा रहे हैं। मैंने आज किसी समाचार पत्र में पढ़ा है, आज किसी अखबार में मैंने पढ़ा है कि उसमें जो बंदी है, उसमें इतना डर उनके अंदर समा गया है उस बांदा जेल के अंदर कि रोटी टमाटर पे नमक रोटी लगा के रोटी से खा रहे हैं, डर के मारे बांदा जेल का खाना नहीं खा रहे हैं। ये घबराहट हो गई है। इससे अगर जांच आएगी, चीजें सामने आएंगी, तो जो डर है, भय है, लोगों के अंदर एक कौतूहल है, वो दूर हो जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा मुश्किल भी सवाल है। अफजाल अंसारी गठबंधन में इस बार शामिल हैं, कैसी परिस्थितियां हैं? अजय राय जी क्या उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ दूरी बनाएंगे? देखिए, ऐसा है, ये आपने जो सवाल किया है और जो बात आपने कहा, निश्चित पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा, हम गठबंधन में है। पर इतना जरूर है कि पहले अपने चुनाव से तो मैं खाली हूँ, मैं मोदी के खिलाफ लड़ रहा हूँ, बनारस लड़ रहा हूँ, तो पहले बनारस में ललकार को उनको हराने का मैं काम करूंगा, लड़ूंगा, उसके बाद आगे की सोचा जाएगा। बनारस सारा फोकस है, बिल्कुल फोकस बनारस, भाई कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी, जब मुझे वहां लड़ना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? काशी है, काशी में नगरी में पहले डट के वहां खड़ा रहूंगा, काम करूंगा, उसके बाद पार्टी का जो निर्देश होगा वो उसको पालन करेंगे। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे तीसरी बार ही वो लड़ रहे हों नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी और पूरी तरह से आशान्वित हैं कि बदलाव होगा। ऐसी और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को फॉलो करें।